हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ जुडिशरी। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको हिंदू लॉ एंड सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ के बारे में बताने वाली हूँ। सो बिना स्किप करे इस वीडियो में लास्ट तक बनी रहना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदू लॉ से। बेसिकली हिंदू लॉ क्या है? तो देखो गाइस, हिंदू लॉ इज अ बॉडी ऑफ लॉ गवर्निंग द पर्सनल मैटर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ हिंदू कम्युनिटी। सिंपल लफ्जों में अगर देखा जाए, समझा जाए कि हिंदू लॉ क्या है, तो हिंदू लॉ एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसी लॉ गवर्निंग बॉडी है जो कि हिंदू कम्युनिटी के मेंबर्स की पर्सनल मैटर्स को देखती है, उनके जितने भी पर्सनल डिस्प्यूट्स हैं उन्हें रिजॉल्व करती है। इसका मतलब ये कि जो भी हिंदू पर्सन होगा, जो भी हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला मेंबर होगा, उसका शादी का, डिवोर्स का, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, जितने भी अदर पर्सनल मैटर्स होंगे, वो सारे के सारे मैटर हिंदू लॉ के अंडर में ही रिजॉल्व किए जाएंगे। उनके जितने भी जजमेंट्स होंगे वो हिंदू लॉ के अंडर में ही होंगे, ठीक है। किसी अदर पर्सनल लॉ के अंडर में नहीं होंगे। मतलब अगर कोई हिंदू पर्सन है तो उसका जो भी मैटर है वो हिंदू लॉ के अंडर में देखा जाएगा, ना कि किसी अदर पर्सनल लॉ जैसे कि मुस्लिम लॉ के अंडर में। ओके, तो हिंदू लॉ सिर्फ यही है कि हिंदू लॉ इज अ बॉडी ऑफ लॉ गवर्निंग द पर्सनल मैटर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द हिंदू कम्युनिटी, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं कि इसके जो सोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं। तो सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ में टू मेन सोर्सेस हैं, जिसमें से पहला है एशियन सोर्स, दूसरा है मॉडर्न सोर्स। एशियन सोर्स की अगर हम बात करें तो ये हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। जिसमें से पहला हमारा आता है श्रुति। श्रुति मीन्स टू हियर। इसका सिनोनिम नेम है वेद, विच मीन्स टू नो। इट लिटरली मीन्स दैट विच हैज बीन हियर्ड। इट कंसिस्ट 4 वेदास एंड 18 उपनिषद। जो श्रुति है ना, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एंड मोस्ट अथॉरिटेटिव सोर्स है हमारे हिंदू लॉ का, ठीक है। श्रुति का मतलब होता है हियर, यानी कि सुनना, कुछ ऐसी बातें जो सुनी हुई हों, ठीक है। ये मेनली 4 वेदास को इंक्लूड करता है अपने अंडर, और 18 उपनिषद्स को इंक्लूड करता है, ठीक है। अब ये सुनने सुनाने की जो बातें हैं, यानी कि ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने ये बातें सुनाई, जिन्होंने एशियंट जो भी हमारे कस्टम्स, जो भी रिचुअल कुछ भी था, अगर वो सुनाया, तो इनको हम जानते हैं एशियन सेजेस के नाम से। अब एशियन सेजेस कौन होते हैं? तो सेजेस होते हैं हमारे जो ऋषिज थे, जितने भी ऋषि मुनि हुआ करते थे वो। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो हमारे 4 वेदास हैं, ठीक है, उन 4 वेदास को इन्होंने ये रीड करा। जितने भी हमारे 4 वेदास थे, उन 4 वेदास को इन्होंने रीड करा। 18 उपनिषद्स को रीड करा। उसे रीड करने के बाद ओरल ट्रेडिशन के थ्रू जितनी भी इन्होंने नॉलेज गैदर की, उस सबको इन्होंने आगे स्प्रेड कर दिया, ठीक है। तो श्रुति के अंदर आपने यही कवर होता है कि श्रुति मीन्स टू हियर, जो भी हमने सुना है, सुनी सुनाई जितनी भी बातें हैं वो। अब इसका आगे डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारा स्मृति से, क्योंकि स्मृति भी एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा अपने हमारे हिंदू लॉ को ड्राफ्ट करने का। तो इन हिंदू लॉ, स्मृति रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ एशियन टेक्स्ट दैट प्रोवाइड रूल्स, गाइडलाइंस ऑन लॉ, एथिक्स एंड सोशल कंडक्ट। द वर्ड स्मृति मीन्स रिमेंबर्ड। जो स्मृति वर्ड है उसका मतलब सिंपल सा होता है हमारा रिमेंबर्ड करना। अब ये स्मृति का श्रुति से कनेक्शन ऐसा है कि जो भी ऋषि मुनियों ने जो भी ग्रंथ पढ़े, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, ठीक है, उन्हें पढ़ने के बाद उन्होंने ओरली जितनी भी नॉलेज स्प्रेड करी, उसके साथ उन्होंने क्या करा कि उन वेदास से जितनी भी नॉलेज उन्होंने गेट करी थी, उसके साथ साथ अपनी आइडियोलॉजीज को, अपने थॉट्स को, अपनी नॉलेज को मिलाकर उन्होंने कुछ बुक्स लिखना शुरू कर दी, जिन्हें हम कहते हैं कि स्मृतिज लिखना शुरू करी। स्मृति मतलब रिमेंबर्ड, जो हमें याद रहे या याद है ना, वो चीज़ें जो हमें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वो एक रिटन फॉर्म में उन्होंने हमें दे दिया है। अब वो क्या, किस नाम से जानी जाती हैं? वैसे तो काफ़ी सारी स्मृतिज हैं, बट मेनली 3 हैं: मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और एक है नारदा स्मृति, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो स्मृति मतलब रिमेंबर्ड होता है। ऋषि मुनियों ने जो भी वेदास थे, जो भी उपनिषद से वो पढ़े, आगे ओरली स्प्रेड करा, वो श्रुति हो गया। उसके बाद उन्होंने जो भी रिटन फॉर्म में अपनी भी नॉलेज को उसमें ऐड ऑन करके लिखा, वो उन्होंने कुछ स्मृतिज लिखी, ठीक है, जिन्हें हम स्मृति के अंदर में कवर कर लेंगे, जिसमें मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति एंड नारदा स्मृति भी कवर होंगी। तो ये जान लिया आपने स्मृति के बारे में कि स्मृति आखिरकार है क्या। अब हिंदू लॉ के अंदर स्मृति के भी 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक है अर्लियर आपका सोर्स और एक है आपका लेटर सोर्स, ठीक है। जब आप लिखोगे तो ऐसे ही लिखना कि स्मृति हैज 2 मेन पार्ट्स। फर्स्ट इज अर्लीस्ट एंड सेकंड इज लेटर। फर्स्ट इज अर्लीस्ट एंड सेकंड इज लेटर, ओके। तो अर्लीस्ट में क्या है? अर्लीस्ट में हमारा कवर होता है धर्मसूत्रास। अब धर्मसूत्रास में क्या है? धर्मसूत्रास में भी यही बताया हुआ है कि किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, फैमिली लाइफ, रिचुअल्स एंड जस्टिस के बारे में बताया हुआ। बट ये सारी चीज़ें धर्मसूत्रास के अंदर श्लोक के फॉर्म में, श्लोकास के फॉर्म में, ठीक है। सेम चीज़ें
धर्मशास्त्रास में भी बताई हुई है, बट थोड़ी सी वाइड रेंज में है, टॉपिक वाइज है और थोड़ा एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो स्मृतिज़ हैं, वैसे बहुत सारी हैं, बट जो मेन 3 स्मृतियाँ हैं, उनके बारे में अगर हम जानें, तो एक है हमारी मनुस्मृति, एक है नारदा स्मृति और हमारी एक है यज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है। अब इसमें मैं चाहती तो नहीं इनकी डेफिनिशंस को ना अलग-अलग भी लिख सकती थी, बट मैंने एक पेज पे लिखने का मेरा मोटिव ये था कि एक तो आप बच्चे नहीं हो, आप समझ जाओगे कि हाँ, मनुस्मृति को अगर मैंने ग्रीन कलर किया हुआ, दैट्स मीन ये जो ग्रीन वाली है, ये मनुस्मृति है, मतलब डेफिनिशन है मनुस्मृति की। एंड ये येलो ब्लैक है, तो इट्स मीन ये यज्ञवल्क्य स्मृति है ना? आप समझ जाओगे ये सारी चीज़ें। अब देखो, दूसरी बात ये है कि इसमें नोटिस मैं आपको ये करवाना चाहती थी कि इन्हें बहुत ज़्यादा ऐसे आप टेंशन लेके मत करना कि यार इतनी सारी डेफिनेशंस हम कैसे याद करेंगे। अगर आप नोटिस करोगे तो इन तीनों स्मृतिज़ में कॉमन ही बात करी गई है, मोरल्स की, रिलीजियस ड्यूटीज़ की, है ना? लीगल एंड सोशल लॉज़, पनिशमेंट वगैरह इन सब में यही बातें करी गई हैं। यानी कि स्मृतिज़ में और था क्या? यही तो था। बस अपना-अपना अलग-अलग सबका तरीका था, अलग-अलग तरीके से बताई हुई थी, तो वो आप इस डेफिनेशन को पढ़ के समझ जाओगे। अब कुछ मेन चीज़ें हैं इन तीनों स्मृतिज़ में कॉमन है, ये तो आप समझ ही गए हो कि इन्होंने भाई ड्यूटीज़ की बात करी है अपने-अपने तरीके से अलग-अलग कि कैसी ड्यूटीज़ होनी चाहिए, किस तरीके की अगर कोई लॉ तोड़ता है तो उसको पनिशमेंट क्या दी जानी चाहिए, है ना? किसी भी इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है उसकी फैमिली और कम्युनिटी के थ्रू, रिलीजियस प्रैक्टिसेस किस तरीके से होनी चाहिए, मैरिज, पनिशमेंट, क्राइम वगैरह-वगैरह सब कुछ दिया हुआ है अपने-अपने तरीके से। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बता रही हूँ और आप इसे नोट डाउन कर लेना, ध्यान रखना कि जो मनुस्मृति है उसे लिखने वाले मनु थे। यज्ञवल्क्य को लिखने वाले थे जो ये लिखी गई थी, ये टाइम पीरियड था इनका बिटवीन बुद्धा एंड विक्रमादित्य का, ठीक है। नारदा को लिखने वाले नारदा थे जो कि नेपाल से बिलोंग करते थे। अब इसमें मेनली बात जानने वाली ये है कि जो मनुस्मृति है ना, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने आप में, ठीक है, लॉ को ड्राफ्ट करने के लिए, बट स्टिल इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी थी जो कि आज की डेट में फॉलो नहीं करी जाती बिकॉज वो गलत थी। अब वो गलत था क्या कि मनु वुमेन्स के राइट्स को और शूद्रास के राइट्स को एकदम ऐसे समझते थे कि जरूरी ही नहीं है, मतलब बिल्कुल अगेंस्ट थे, ठीक है। हम कह सकते हैं कि मनु वुमेन एंड शूद्रास के राइट्स के बिल्कुल अगेंस्ट थे, बट ये ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानते थे, मतलब ब्राह्मण्स को ये बहुत वैल्यू देते थे, लेकिन वुमेन्स और शूद्रास के राइट्स के अगेंस्ट थे। दूसरी चीज़ ये थी कि इन्होंने जो दंड अवस्था यानी कि जो हमारा पनिशमेंट जो हम आज कहते हैं, पनिशमेंट को रिकॉग्नाइज करने वाले यही पर्सन थे, इन्होंने ही पनिशमेंट जैसी चीज़ को रिकॉग्नाइज किया था। एक बात ये भी है कि ये किंग से भी ज़्यादा मतलब कस्टम को वैल्यू देते थे। इनका ये था कि ठीक है, किंग कोई भी डिसीजन दे ओके, बट उसे ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो किसी के कस्टम को हर्ट ना करे। कस्टम अपने आप में एक वैल्यू रखता था मनुस्मृति के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हम यज्ञवल्क्य स्मृति की बात करें तो ये एक लिबरल स्मृति थी। यज्ञवल्क्य स्मृति एक लिबरल स्मृति थी, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें इन्होंने वुमेन्स को राइट दिए, शूद्रास को भी राइट दिए इन्होंने। इसमें इन्होंने वुमेन्स को यहाँ तक के राइट दे दिए थे कि एक वुमेन प्रॉपर्टी भी इनहेरिट कर सकती है, ठीक है। वुमेन को इन्होंने मैंस के इक्वल माना था, शूद्रास को भी राइट दिए थे, ये एक चीज़ थी। नारदा स्मृति में ये मान लो कि नारदा स्मृति यज्ञवल्क्य स्मृति से भी कई ज़्यादा लिबरल थी। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि नारदा के अकॉर्डिंग ये था कि विडो को राइट है रीमैरिज करने का, यानी कि उन्होंने विडो रीमैरिज की बात करी, उन्होंने प्रॉपर्टी इनहेरिट की बात करी वुमेन्स के लिए, उन्होंने शूद्रास की राइट्स की बात करी। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि जो किंग है ना वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, उनके अकॉर्डिंग किंग से ज़्यादा सुपीरियर कोई नहीं हो सकता। किंग ने जो बोल दिया वो सबको मानना पड़ेगा, फिर चाहे हम किसी भी चीज़ के अगेंस्ट हो या किसी भी चीज़ के वो हक में हो, ठीक है। ये चीज़ें आप नोट रखना, बाकी डेफिनेशन मैंने दी है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट की, ठीक है। तो कमेंट्रीज मतलब क्या होता है, कमेंट देना, यानी कि हमने कोई चीज़ पढ़ी, रीड करी, हमने उस पर कमेंट क्या दिया, ठीक है। जो हमें समझ आया हम अपनी समझ के अकॉर्डिंग उस पर कोई कमेंट दे देते हैं। डाइजेस्ट का मतलब होता है समरी, यानी कि समराइज करना, समरी देना, अपनी सही से कुछ लिख देना उस चीज़ को पढ़कर समझ कर जो हमें समझ आया। तो कमेंट्री डाइजेस्ट में यही हुआ था कि लोगों ने मानो वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, किताबें पढ़ी, उन्हें पढ़कर जो उन्हें खुद को समझ आया उन्होंने अलग से अपनी ही किताबें लिख दी, जैसे मनुस्मृति वगैरह हो गई है ना, अपनी स्मृतिज लिख दी। उनके अंदर अपनी भी आइडियोलॉजीज को उन्होंने डाला कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, वैसे वैसे होना चाहिए। तो यही कमेंट्री डाइजेस्ट है, इससे अलग और कुछ नहीं है आपको समझने वाला, बाकी डेफिनेशन है, आप इसे देख लेना। अब कमेंट्री एंड डाइजेस्ट जो है ये भी 2 स्कूल्स को अपने अंदर इंक्लूड करके रखते हैं। एक तो है मिताक्षरा स्कूल एंड एक है दयाभागा स्कूल। अब मिताक्षरा दयाभागा स्कूल है, इन्होंने भी किस चीज़ की बात करी भाई, ट्रेडिशनल रूल्स की, जो फैमिली लॉ है ना, इनहेरिटेंस की, प्रॉपर्टी की, है ना, इन्हीं चीज़ों की इन्होंने भी बात करी। बट इसमें नोट करने वाली चीज़ जो है वो ये है कि जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है ये ऑल ओवर इंडिया में
एप्लीकेबल है, मतलब एप्लीकेबल था, बट असम में और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में ये एप्लीकेबल नहीं था। दूसरी चीज़, दयाभागा स्कूल ऑफ जो हिंदू लॉ है, वो क्या था, वो सिर्फ और सिर्फ असम और वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में ही एप्लीकेबल था। इससे अलग ऑल ओवर इंडिया कहीं भी नहीं था, ठीक है। अब इसमें ये भी ध्यान रखना कि आज की डेट में ये दोनों ही जो स्कूल्स हैं वो किसी भी चीज़ में रेलिवेंट नहीं है। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि अगर आज भी कोई ऐसा केस हो, कोई ऐसा मैटर हो जो अनकोडिफाइड लॉ है, ठीक है, जिसमें अनकोडिफाइड लॉ से आप रूबरू होते हो, अनकोडिफाइड लॉ है, तो अनकोडिफाइड लॉ जैसे मैटर में तो ये दोनों स्कूल आपके हो सकते हैं रेलिवेंट, ठीक है। मिताक्षरा स्कूल आपका रेलिवेंट हो जाएगा अनकोडिफाइड लॉ के लिए। बट अगर जैसे कि आपको पता है कि अब जितने भी लॉ है वो हमारे कॉडिफाइड हो चुके हैं, इसलिए आज के टाइम में इन दोनों स्कूल्स की कोई इतनी इंपॉर्टेंस रह नहीं गई है। बट हाँ, अगर आज भी कोई अनकोडिफाइड लॉ सामने आता है तो उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हो, उसमें आप इसकी रिलेवेंसी देख सकते हो, ठीक है। अब हमारा लास्ट जो है, हमारा एशियन सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, वो है कस्टम। अब कस्टम तो आप जानते ही हो, एक ऐसी चीज़ जो कि ट्रेडिशनली प्रैक्टिस करी जा रही हो एक कम्युनिटी के द्वारा बहुत लॉन्ग टाइम से, ठीक है। एक ऐसा कस्टम जो कि एशियंट टाइम से एशियंटली एंड वाइडली एक्सेप्टेड हो और रीजनेबल भी हो, ठीक है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दी हुई है, आप उसे देख सकते हो। कस्टम वही है जो कि कोई रीति रिवाज जो कि बहुत टाइम से कंटिन्यूसली फॉलो किया जा रहा हो। अब इस कस्टम के बिना कुछ, ये मान लो आप एसेंशियल्स होते हैं, अगर एसेंशियल पूछे जाए तो आप उसमें लिख सकते हो कि भाई कस्टम में एसेंशियल फर्स्ट तो होता है हमारा कंटिन्यूटी हो, है ना। यानी कि ऐसा कोई कस्टम जो हमारे दादा परदादा के टाइम से काफ़ी टाइम से रेगुलरली हमारा फॉलो करा जा रहा है और हम भी उसे फॉलो कर रहे हैं, तो वो हमारा एक एसेंशियल हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया कि वो एशियंट हो, वो बहुत पुराना कस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने नया-नया ये कुछ भी अपने हिसाब से बना लिया कि जी ये हमारा कस्टम है, हम तो इसे ही फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा कि सर्टेनिटी होनी चाहिए, यानी कि वो एक्चुअल में कोई कस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने कुछ भी उठा के बोल दिया कि ये लो ये हमारा कस्टम है, ऐसे नहीं मानता है कोई भी, कोर्ट भी नहीं मानेगा ऐसे, ठीक है। एक्चुअलिटी होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए। दूसरा हमारा उसके अंदर रीजनेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि रीजनेबल हो, ऐसा ना हो कि वो बिना वजह का कोई भी कस्टम आपने चपेट दिया है कि ये भैया ये हमारा कस्टम है, तो उसे कोर्ट भी नहीं मानने वाला, उसे कोई नहीं मानने वाला, ठीक है। रीजनेबल होना चाहिए कस्टम भी, ऐसा ना हो कि आज की डेट में आप आकर कहो कि हम तो सती प्रथा को फॉलो करेंगे, तो सती प्रथा आप कैसे फॉलो करोगे? रीजनेबल ही नहीं है, तो आप फॉलो नहीं कर सकते उसे, है ना। और वो कहीं से कहीं तक अब मैटर ही नहीं करता, ना तो वो रीजनेबल रहा, ना वो अब सर्टेन रहा, और ना ही वो अब कंटिन्यूटी के साथ रहा, तो कहीं से कहीं तक ये एक वैलिड कस्टम नहीं माना जाएगा सोर्स ऑफ लॉ के अंदर, ठीक है। एसेंशियल्स बता रही हूँ मैं फिलहाल आपको कस्टम के, एक वैलिड कस्टम के। नेक्स्ट है हमारा कोई ऐसा कस्टम जो कि पब्लिक के अगेंस्ट ना जाए, नॉट टू बी अगेंस्ट पब्लिक, ठीक है, मतलब पब्लिक के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आज कोई बंदा खड़े होकर बोले कि हम तो सती प्रथा करेंगे या हम कुछ और जितनी भी पहले होती थी वो चीज़ें करेंगे, तो वो आप नहीं कर सकते। आपके अकेले कहने से कुछ नहीं होता, आपकी उस एक चीज़ से पूरी पब्लिक आपके अगेंस्ट हो जाएगी, पूरी पब्लिक के अगेंस्ट वो चीज़ चली जाएगी, तो आप ऐसे किसी कस्टम को भी फॉलो नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आप अपने एसेंशियल में ऐड ऑन कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। तो इसमें हम कवर करते हैं सबसे पहले लेजिस्लेशन को। लेजिस्लेशन क्या है? लेजिस्लेशन इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बस यही है ना लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन ने क्या किया? अरे आपको भी पता है कि पहले के टाइम में जितने भी लॉज थे, जो भी चीज़ें थी, वो लिखी तो हुई थी, बट अनकोडिफाइड वे में थी, कि बस एक पैराग्राफ की तरह लिखी हुई है जी। सर्टेनिटी कुछ है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, क्लियरिटी नहीं थी कोई कि हाँ ये ऐसे होता है, ये वैसे है, या इसके अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हमें ये करना होगा। क्लियरिटी तो नहीं थी ना, बस लिखे हुए थे। लेजिस्लेशन ने क्या किया? उन सारी चीज़ों को एक कॉडिफाइड और एक क्लियर वे में लिखा, ठीक है। आज के टाइम में हर एक एक्ट, हर एक ऑफेंस के खिलाफ जितनी भी चीज़ें हैं, सब कुछ कॉडिफाइड है ना। एक्ट हो गए, सेक्शन हो गए, आर्टिकल्स हो गए, सब कुछ कॉडिफाइड एंड क्लियर वे में है। तो लेजिस्लेशन ने यही काम किया मैरिज के लिए, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, लेजिस्लेशन ने यही चीज़ें प्रोवाइड करी, क्या कि क्लियर अपडेट दिया है, ठीक है, जिसे सबको ही फॉलो करना पड़ेगा और सब करते भी हैं। क्योंकि अगर जो फॉलो नहीं करेगा तो उसके लिए पनिशमेंट जैसे प्रावधान भी है, फिर उसे पनिश किया जाएगा, ये भी कॉडिफाइड वे में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइन, अब ये क्या है? तो देखो ये ऐसा है कि अगर आज की डेट में वैसे सब कुछ कॉडिफाइड है, बट अगर मानो कि कोई ऐसा मैटर आता है कोर्ट के अंदर जिसके लिए कोई लॉ ही नहीं बना, कुछ ऐसा लॉ या कस्टम बना ही नहीं है आज तक, तो क्या होगा? तो क्या उनके लिए न्याय नहीं दिया जाएगा, या जो जज है वो जजमेंट नहीं देगा अपना? देगा ना। वो क्या करेगा ऐसे पॉइंट पे? अपने जस्टिस माइंड का, ठीक है, और गुड कंसाइन का,
यूज़ करेगा, यानी कि वो एक अपनी प्योर सोल, प्योर हार्टेडली हम कह सकते हैं कि फेयरनेस के साथ, जो कि उसका अपना आत्म वो कहता होगा कि हाँ यार ये चीज़ सही है या ये गलत है, उस चीज़ के साथ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइन के साथ क्या करेगा, वो जजमेंट दे देगा। बेशक उसके लिए कोई लॉ आज तक बना ही ना हो, तो भी फेयरनेस के साथ अपना जस्टिस माइंड यूज़ करके वो उस चीज़ के लिए जजमेंट देगा। वो आपका होता है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइन। बिना कोई लॉ बने हुए भी जजमेंट देना अपने फेयरनेस के साथ, ठीक है। अब अगर हम देखें प्रेसिडेंट क्या होता है, तो देखो आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे क्लियरली लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन दी हुई है, मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है, आप इसे एग्जाम में लिख सकते हो। स्टेट दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब ये कि अगर कोई भी सुप्रीम ऐसा कुछ केस आता है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट कोई अपना अलग जजमेंट दे देता है, तो वो जजमेंट एक लॉ बन गया है, वो सारे अदर कोर्ट्स के लिए वो एक तरीके से एक बाइंडिंग लॉ है, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया तो वो जितने भी अदर ऑल ओवर इंडिया के हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे वो उनके ऊपर बाइंडेबल है कि उन्हें उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। यानी कि उसी का दिया हुआ जो भी वो जजमेंट है, जो भी वो लॉ है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही बाइंडेबल नहीं है। वो चाहे तो नेक्स्ट इसी से ऐसे ही सेम किसी केस में वो चाहे तो कोई अलग जजमेंट दे सकता है उस टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसके ऊपर बाइंडेबल नहीं है उसका खुद का दिया हुआ जजमेंट भी। बट अदर पूरे इंडिया के हाई कोर्ट्स और कोर्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन सबके ऊपर बाइंडेबल है। ये होता है प्रेसिडेंट हमारा। अब इसके भी दो टाइप होते हैं, एक तो होता है हमारा परसुएसिव प्रेसिडेंट और एक होता है हमारा बाइंडिंग प्रेसिडेंट। अब बाइंडिंग प्रेसिडेंट वो होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया और जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उन सबके ऊपर बाइंडेबल है कि आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा, आप उससे अलग कोई भी अपना ही जजमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। परसुएसिव वो होता है जो कि मान लीजिए किसी भी, मानो दिल्ली की हाई कोर्ट ने किसी केस के लिए कोई जजमेंट दे दिया, ठीक है, तो वो दिल्ली के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे ना उनके ऊपर तो वो बाइंडेबल होगा, उन्हें वो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हम बात करें कि भाई कोई केरला कर्नाटका का या कहीं और का कोई भाई आए और उस चीज़ के ऊपर हो जाए, उसके ऊपर बाइंड नहीं होगा, है ना। जैसे कि हाई कोर्ट, अगर दिल्ली की किसी हाई कोर्ट ने कोई भी अपना जजमेंट दे दिया है तो वो अदर किसी स्टेट के हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडेबल नहीं है। इस सिचुएशन को हम कहेंगे परसुएसिव, कि वो बाइंडेबल नहीं है। हाँ, अदर कोई स्टेट का हाई कोर्ट अपनी मर्जी से दिल्ली के दिए हुए हाई कोर्ट की डिसीजन को फॉलो करना चाहे, बेशक कर ले, पर उसके ऊपर बाइंडेबल नहीं है कि जी दिल्ली के हाई कोर्ट ने ये डिसीजन सुनाया था तो जो मुंबई का हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है वो भी वही सुनाए, बाइंडेबल नहीं है। उनकी मर्जी है, वो बेशक सुना सकते हैं, बट बाइंडेबल नहीं होगा। लेकिन दिल्ली के हाई कोर्ट का दिया हुआ डिसीजन दिल्ली के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बाइंडेबल होगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है ही। हाँ, बट सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ कोई भी डिसीजन जितने भी इंडिया के अंदर के स्टेट्स हैं उन सभी हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर बाइंडेबल होगा, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, ओके। ये पूरा आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है, मैंने डेफिनेशन में लिखी हुई है। आपको समझना आए अभी भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी।